हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग एसपीटी एक्ट में अध्याय 6 और 7 को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 5 तक पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सारे अध्याय को पढ़ सकते हैं और जितनी भी धाराएँ हैं उसको एक बहुत अच्छे तरीके से आसान भाषा में हम लोगों ने पढ़ा है। आपको पूरा याद ही हो जाएगा और जैसे आप उसको पढ़ने के बाद आप कोई सा भी बुक पढ़ेंगे या फिर बुक नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर करेंगे तो आपको सारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे जो अध्याय 6 है वो क्या कहता है, यानी कि चैप्टर 6 का जो सेक्शन है वो सेक्शन क्या है, सेक्शन 53 है। और ये किसके संबंधित है, ये भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। यानी सरकार अगर संथाल परगना में अगर भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है तो किस प्रकार से करेगी या उसका क्या रूल है, क्या नियम है। तो भूमि अधिग्रहण अगर सरकार करना चाहती तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो लैंडलॉर्ड है यानी कि जो भूस्वामी है वो आवेदन देगा। किसको देगा आवेदन, सरकार का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है यानी कि जो उपायुक्त है उसको क्या करेगा, आवेदन देगा। और सामान्य परिस्थिति में होगा, लेकिन कुछ उद्देश्य हैं जिसकी पूर्ति के लिए ही भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है। वो क्या क्या है, जैसे कि किस किस उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है। एक तो हो सकता है कि कोई सार्वजनिक भवन निर्माण का कार्य है, कोई धार्मिक कार्य के लिए है, कोई स्कूल बनाना है यानी कि कोई शैक्षणिक कार्य है, ठीक है, कोई शैक्षणिक कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण करना है, या फिर कोई सरकारी नीति बनाई गई है उसके नीति के क्रियान्वयन के लिए अगर भूमि चाहिए। जैसे फिर मान लीजिए कोई सड़क है तो सड़क के लिए चाहिए, या रेलवे के लिए चाहिए, या फिर जो भी सिंचाई से संबंधित जैसे तालाब बनाना है, या फिर जो भी सिंचाई से रिलेटेड नहर बनाना है, ठीक है। तो जो भी सार्वजनिक चीज़ें हैं उसके लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है। और इसके लिए आवेदन कौन देगा, जो लैंडलॉर्ड है वो आवेदन देगा। किसको देगा, डीसी को आवेदन देगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें एक शर्त है कि अगर भूमि अधिग्रहण जिस तारीख को किया गया उस तारीख से लेके 5 वर्षों तक, अगर जैसे मान लीजिए ये कोई ज़मीन है, इसका भूमि अधिग्रहण किया गया सड़क बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ से सड़क अब नहीं बना, तो 5 साल हो गया लेकिन सड़क नहीं बना, तो अब क्या होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो ज़मीन है वो उसको वापस हो जाएगा रैयत को, ठीक है। तो ये इसमें प्रावधान है, ये सेक्शन 53। तो सेक्शन 53 हम लोगों ने देख लिया चैप्टर 6 में। अब हम लोग चैप्टर 7 का बात करते हैं हम लोग कि चैप्टर 7 में क्या क्या चीज़ है। चैप्टर 7 की बात करें तो जो चैप्टर 7 है, ठीक है, चैप्टर 7 क्या कहता है, ये संबंधित है न्यायिक प्रक्रिया से। किससे संबंधित है, न्यायिक प्रक्रिया से। न्यायिक प्रक्रिया, इसमें जो धारा है वो सेक्शन 54 से लेकर 63 तक, यानी कि इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, 10 धाराएं हैं, 53 से 63। तो 54 ये कहता है कि अगर कोई नियम बनाना है तो उस नियम को बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। यानी कि कोई भी किसी भी प्रक्रिया से संबंधित नियम बनाना है, ठीक है, प्रक्रिया से संबंधित नियम, ये बनाने की शक्ति किसके पास है, ये कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा। तो ये जो धारा
54 है वो कहता है। जो 55 है वो क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई रैयत है, अगर रैयत लगान जमा नहीं करता है, लगान नहीं जमा करता है, तो इससे संबंधित केस कर सकता है। तब क्या होगा, केस कर सकता है कौन, केस कर सकता है लैंडलॉर्ड, केस कर सकता है। और एक बार अगर केस उसने कर दिया तो अगर फिर से अगर ये रिपीटेशन कर रहा है यानी लगान फिर भी जमा नहीं कर रहा है, तो वो अगली बार केस करने के लिए कम से कम 6 महीने का समय होगा, यानी कि 6 महीने के बाद दूसरा केस कर सकता है। यानी कि अगर पहली बार केस कर दिया किसने, लैंडलॉर्ड ने, किसके अगेंस्ट, रैयत के अगेंस्ट, तो दूसरी बार अगर केस करेगा तो दूसरी बार के लिए 6 महीने का समय लगेगा, यानी कि 6 महीने के बाद ही दूसरा केस कर सकता है। तो ये 55 कहता है। आगे हम लोग देखते हैं जो 56 है वो क्या कहता है। इसमें मान लेते हैं यहाँ पे ये कोई ज़मीन है और यहाँ पे जो रैयत है उसने क्या किया है, यहाँ पे एक घर बना लिया है, एक घर बना लिया इसने, ठीक है, ये घर बना लिया है। तो अगर उपायुक्त चाहे, जो डीसी है, तो इसको अगर यहाँ से बेदखल करना है, अगर तो बेदखल करना है, तो बेदखल करते समय अगर डीसी चाहे तो इस घर को वो छोड़ सकता है और इसमें उसको या तो उससे रेंट ले सकता है या फिर रेंट नहीं भी ले सकता है और ऐसे भी उसको छोड़ सकता है। यानी कि बेदखल करते समय क्या कर सकता है, बेदखल करते समय छोड़ सकता है, ठीक है, अगर घर बना लिया है, घर में रह रहा है तो ये संबंधित है 56। वहीं अगर हम बात करें 57 की, तो 57 जो धारा है वो कहता है अपील से संबंधित है। इसमें नियम अपील करने के बारे में है कि अपील हम कब करते हैं, जब हम कहीं कोई शिकायत करते हैं, वो शिकायत हमारा पूरा नहीं होता है, तो फिर हम उसके ऊपर के अधिकारी को अपील करते हैं। तो इसमें एक हायरार्की बना हुआ है, यानी कि एक पद क्रम बना हुआ है कि आप सबसे पहला जो अपील करेंगे वहाँ वो कहाँ करेंगे, उसके बाद कहाँ करेंगे। तो एक हायरार्की बनी हुई है जिसमें अलग अलग हायरार्की है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये हायरार्की बनी हुई है। तो इसमें हायरार्की में सबसे पहले कौन होता है और कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले जो डेप्यूटी कलेक्टर होता है, डेप्यूटी कलेक्टर होता है, ये सबसे पहला जो फर्स्ट अपील हम लोग जब करते हैं, तो पहला जो अपील करते हैं तो सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर के पास करते हैं। उसके बाद ये अगर नहीं सुनता है तो फिर हम करते हैं एसडीओ के पास। एसडीओ के बाद अगर नहीं यहाँ पे काम होता है तो अगला जो अपील हम लोग करेंगे एसडीओ के, मान लेते हैं कि यहाँ पे अपील किया हम लोगों ने, लैंडलॉर्ड से के बारे में शिकायत किया या फिर जो मूल रैयत है उससे संबंधित शिकायत किया, तो फिर डिप्टी कलेक्टर किया, इसने नहीं अगर बात सुना तो हम लोग कहाँ जाएंगे, एसडीओ साहब के पास जाएंगे, ठीक है, एसडीओ साहब के पास जाएंगे। फिर अगर एसडीओ साहब से अगर बात नहीं बना तो फिर हम लोग कहाँ पे जाएंगे, डीसी या फिर असिस्टेंट डीसी। उसके बाद हम लोग फिर आगे जो है वो कमिश्नर, यानी कि जिसको हम आयुक्त कहते हैं, जो जो परमंडल है झारखंड में, हर परमंडल में एक आयुक्त है, तो परमंडल में जाएंगे। फिर उसके बाद अगर परमंडल के बाद फिर आगे जो स्टेप है वो हम कहाँ पे जाएंगे, वो जो ट्रिब्यूनल होता है, इसको बोलते हैं न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल में फिर हम अपील करेंगे। तो ये हायरार्की है। और इसमें अगर सेकंड अपील करना है तो इसमें एक कंडीशन है, ये 57 है कि अपील करने किस तरह से कर सकते हैं। जो 58 है वो 58 कहता है सेकंड अपील के बारे में है। ये सेकंड अपील से क्या मतलब है कि
मान लेते हैं कि आपने अपील किया डेप्यूटी कलेक्टर को, ठीक है, डेप्यूटी कलेक्टर को आपने अपील किया, फिर उसके बाद आपने कुछ लगान से संबंधित कुछ आपका प्रॉब्लम था, आपने डीसी को कहा कि जैसे मान लेते हैं आपने कहा कि लगान माफ़ करना है, ठीक है, लगान माफ़ करना है 1 महीने का, तो आप डिप्टी कलेक्टर के पास गए, इसने नहीं माना तो आप सेकंड अपील किया, आपने एसडीओ के पास गए आप, तो एसडीओ ने आपको बोल दिया कि हाँ आपका 1 महीने का लगान हम क्या करते हैं, माफ़ कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट अपील मान लेते हैं हम डीसी से की, तो डीसी ने भी आपको क्या किया, जो बातें एसडीओ ने कहा वही बातें डीसी ने भी रिपीट की, यानी कि अगर 2 अधिकारी ने एक ही बात को रिपीट कर दिया, सेम डिसीजन दे दिया, तो फिर हम आगे इसके ऊपर अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है 58 है, यानी कि अगर जो डिसीजन है वो अगर सेम रहा, ठीक है, तो हम आगे अपील नहीं कर सकते। अगर डिसीजन सेम है 2 अधिकारियों का, तो फिर हम आगे अपील नहीं कर सकते, 58 कहता है। फिर अगर हम बात करें 59 की, तो इसमें कहा गया है पुनरीक्षण के बारे में, यानी कह सकते हैं रिवीज़न, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो उपायुक्त है, वो क्या कर सकता है, स्वतः संज्ञान ले सकता है, कोई भी मामले से स्वतः संज्ञान ले सकता है। और स्वतः संज्ञान से संबंधित किस में है, धारा 59 में 60 क्या कहता है कि रिव्यू से संबंधित है, यानी कि अगर कोई डिसीजन दिया है इन्होंने, डीसी ने, कमिश्नर ने, या फिर कोई भी अधिकारी ने अगर डिसीजन दिया है, तो फिर वो मान लेते हैं कमिश्नर ने डिसीजन दिया, तो ये क्या कर सकता है, इसको रिव्यू कर सकता है। लेकिन अगर इसमें एक अपवाद है कि अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक होता है, कोई डॉक्यूमेंट में अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक है, तो उस टाइपिंग मिस्टेक का रिव्यू डीसी से नीचे का भी अधिकारी कर सकता है, यानी कि रिव्यू करने का जो अधिकार है वो डीसी से ऊपर के अधिकारी को है, यानी उपायुक्त से ऊपर। लेकिन अगर टाइपिंग मिस्टेक है तो जो उपायुक्त है, उपायुक्त यानी डीसी जो है, उससे नीचे के अधिकारी भी, यानी कि एसडीओ भी उसको देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, या फिर जो डेप्यूटी कलेक्टर है वो भी उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो ये 60 कहता है। उसके बाद 61 की अगर बात करें, जो धारा 61 है वो कहता है कि अगर कोई तकनीकी आधार पर अगर कोई गड़बड़ी है, नहीं है, तो उस पर उसके अगेंस्ट क्या है, अपील नहीं कर सकते। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं, इसको कह सकते हैं तकनीकी आधार पर अपील नहीं, तकनीकी रूप से क्या कर सकते हैं, हम अपील नहीं कर सकते हैं। अगर हाँ, कंडीशन एक है कि अगर इसमें न्याय की अगर हानि नहीं हुई है, न्याय की हानि, यहाँ पे भी वही सेम एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लेते हैं आपने लगान माफ़ी के लिए आवेदन दिया कि आपको लगान माफ़ी करना है, तो आपने 1 महीने के लिए समय मांगा, तो वो समय आपको मिल गया। अब आप चाहते हैं कि नहीं, हमको 6 महीने का लगान माफ़ी का समय मिले, तो यहाँ पे आपके साथ अगर तकनीकी तौर पर देखा जाए तो आप मांग रहे हैं, तो आपको नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन आपको फिर भी आपको मिल गया है, तो आपको, आपके साथ इनजस्टिस नहीं हुआ है, ठीक है, अन्याय आपके साथ नहीं हुआ। आपने मांगा समय, आपको समय दिया गया, तो यहाँ पे न्याय की हानि नहीं हुई, यानी कि आपके साथ इनजस्टिस नहीं हुआ, आपके साथ अन्याय नहीं हुआ, तो ये आप इसके आधार पे फिर क्या है, आप आगे अपील नहीं कर सकते हैं। ये 61 धारा कहता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं जो 62 है, वो 62 क्या कहता है, जो धारा 62 है, सेक्शन 62, उसमें नियंत्रण से संबंधित है कि किसके नियंत्रण में कौन होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले कमिश्नर होगा, ठीक है, सबसे पहले कमिश्नर होगा।
कमिश्नर के नीचे फिर कौन होगा, डीसी होगा, और डीसी के फिर नीचे कौन होगा, एडीसी। यानी कि डीसी के ऊपर किसका कंट्रोल होगा, मतलब डीसी किसके ऊपर कंट्रोल करेगा, एसडीओ को कंट्रोल कर सकता है, जो डेप्यूटी कलेक्टर है उसको भी कर सकता है कंट्रोल, ठीक है। यह डीसी मतलब ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ये डेप्यूटी कलेक्टर है। तो यहाँ पे कौन किसके ऊपर कंट्रोल करेगा, तो जो कमिश्नर है ये सबको कंट्रोल कर सकता है, डीसी को भी कर सकता है, और एडीसी, एसडीओ, डिप्टी कलेक्टर। यानी कि कमिश्नर का कंट्रोल डीसी के ऊपर रहेगा, डीसी का कंट्रोल सबके ऊपर, इनमें से जो भी लोग हैं सबके ऊपर, इनके ऊपर, एसडीओ के ऊपर, और फिर ये एडीसी के ऊपर, ये तीनों कंट्रोल रहेंगे। तो ये कंट्रोल के बारे में है 62। अब हम बात करेंगे 63 की। तो 63 क्या कहता है, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ 63। जो 63 है वो ये कहता है कि अगर उपायुक्त यानी कि डीसी अगर कोई निर्णय देता है तो उस निर्णय के खिलाफ कोई कोर्ट में हम नहीं जा सकते हैं। उपायुक्त के निर्णय के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये है 63। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया 54 से लेके 63 तक का सारा जो सेक्शन है। तो एक बार मैं आपको पूरा मैं रिपीट कर दूँ कि किसमें क्या क्या है। तो हम लोगों ने देखा 54 देखा, सबसे पहले हम लोग सेक्शन 53 देखा, वो चैप्टर 6 का था, ये चैप्टर 6 का, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि अगर जो भूमि अधिग्रहण है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित हम लोगों ने देखा कुछ विशेष उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है। फिर चैप्टर 7 में हम लोगों ने 54 देखा कि नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। फिर 55 हम लोगों ने देखा कि अगर कोई विवाद अगर होता है, ठीक है, यानी कि कोई अगर लगान जमा नहीं करता तो उससे संबंधित जो केस हैं वो केस कर सकता है कौन, लैंडलॉर्ड कर सकता है, और दूसरी बार केस करने के लिए 6 महीने का समय चाहिए। उसके बाद 56 हम लोगों ने देखा कि अगर रैयत ने घर बना दिया तो डीसी उसको अगर बेदखल करेगा तो उस घर को वो छोड़ सकता है, ठीक है, और चाहे तो वो उसका रेंट भी ले सकता है। फिर हम लोगों ने 57 देखा कि अगर पहला अपील हम करते हैं तो फर्स्ट अपील में किसके पास करेंगे, और 58 हम लोगों ने देखा कि अगर सेकंड अपील करना है तो सेम डिसीजन रहेगा तो फिर हम अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोगों ने 59 देखा कि डीसी जो है स्वतः संज्ञान ले सकता है, स्वतः संज्ञान से संबंधित। फिर हम लोगों ने 60 देखा कि जो डीसी है वो क्या कर सकता, सॉरी जो कमिश्नर है यानी जो आयुक्त है जो परमंडल में बैठता है वो क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है अपने जो भी अब उसने निर्णय दिया है। उसके बाद 61 हम लोगों ने देखा कि टेक्निकल ग्राउंड पे अगर हम देखें, तकनीकी आधार पर अगर न्याय की हानि नहीं हुई है तो वहाँ पे वो अपील नहीं कर सकते। फिर 62 हम लोगों ने देखा कि किसके ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा, तो कमिश्नर का कंट्रोल डीसी के ऊपर रहेगा, और डीसी का कंट्रोल एडीसी के पास, फिर एसडीओ के पास, उसके बाद जो डेप्यूटी कलेक्टर है उसके पास, उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा। फिर 63 हम लोगों ने देखा कि डीसी का कोई भी डिसीजन होगा उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पूरा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8 को देखेंगे, फिर 9 को देखेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं, थैंक यू।